Hello students, today's our topic is vector. Now यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वेक्टर्स में, तो सेंटर पे लिखा हुआ है वेक्टर्स, उसके ऊपर ये कुछ एरो जैसा सिंबल ड्रॉ किया हुआ है। ये क्यों? ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे कुछ एरोज 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 करे हुए हैं जिनके ऊपर कुछ A B C R लिखा हुआ है। यहाँ पे भी कुछ एरोज है A B और R। कुछ ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इधर कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये बीच में कुछ ए, सबके ऊपर कहीं ना कहीं ये एरो दिख रहा है। ये सबने अपने सिर पे क्या एरो बैठा के रखा हुआ है, इसको हमें समझना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ R A B C सबका एडिशन किया हुआ है, कुछ और इधर एरो आया, कुछ ये कुछ नया दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशंस दिख रहे हैं, कुछ एरोस दिख रहे हैं। फाइन, बहुत सारे एरोस दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर्स है क्या? तो सबसे पहले ये टॉपिक जनरली ऐसे बोला जाता है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो वेक्टर को पढ़े उससे पहले स्केलर्स क्या है, या तो फिर हम पूरा बोले कि वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज, तो वो है क्या, देखते हैं। तो लिखा हुआ स्केलर्स या तो फिर स्केलर क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? चलो, तो यहाँ पे लिखा है कि भाई सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू अलोन विथ इट्स यूनिट स्पेसिफाइड, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर्स। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनको सिर्फ और सिर्फ उनकी वैल्यू से, न्यूमेरिकल वैल्यू से डिस्क्राइब किया जाता है। उनके लिए हमें कभी भी, मैं अभी जो वर्ड बोलने जा रहा हूँ वो सिर्फ फैक्टर के लिए लगेगा, तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कभी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा, कभी सपोज आपको, आपका मास है 50 kg, तो आपका मास 50 kg कहीं पे भी मेजर कर लो, कोई सी भी डायरेक्शन में कर लो, वो 50 kg ही रहेगा। कभी ऐसा बताने की जरूरत पड़ती कि आपका मास 50 kg है नॉर्थ डायरेक्शन में और योर मास इज 60 kg इन द ईस्ट डायरेक्शन? सो नो, ऐसे कभी हम बोलते नहीं है और बोलने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। कभी टाइम के बारे में ऐसे रिक्वायरमेंट होती है कि भाई अभी टाइम हुआ 10 मिनट, फाइन, नॉर्थ में। ओके, हम जो टाइम की बात करते हैं कि हर एक लोकेशन वाइज टाइम डिफरेंट है, तो वो चीज अलग है, क्योंकि वो हर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारे डिफरेंट टाइम फॉर्मेट को यूज किया जाता है। बट टाइम कोई डायरेक्शन में ये हो, उधर डायरेक्शन में कुछ और हो, ऐसा नहीं है। सो देयर आर सम एग्जांपल्स जिसके हमें और ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे, कौन सी क्वांटिटीज। ये देखो, क्वांटिटीज आई थिंक आपको पता होना चाहिए, किसको हम बोलते हैं। फाइन, सो टाइम है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम मीन्स आपको पता होगा कि भाई अगर जैसे हम पानी को मेजरमेंट करते तो वॉल्यूम में करते, भाई 1 लीटर, जैसे वॉल्यूम। मीटर क्यूब भी वॉल्यूम का यूनिट है। ठीक है, स्पीड, स्पीड, देयर आर टू टर्म्स, स्पीड एंड वेलोसिटी। हम उनके बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, बट अगर पता है तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। देन मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस, एनर्जी। राइट, एनर्जी जिसको हम जूल में मेजर करते हैं जनरली, तो एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क, वर्क और एनर्जी एक दूसरे के सेम ही एक तरीके से, तो वर्क एनर्जी दोनों क्या है, स्केलर्स है। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज कि जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ वैल्यू चाहिए, जिसके लिए हमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कहीं पे भी हो वो सेम ही है। सो दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड विदाउट डायरेक्शन ओनली विद अलोन विद द वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मास बोला जाए 5 kg, इट्स ओके, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द डायरेक्शन। स्पीड बोली जाए 5 मीटर पर सेकेंड, इट्स ओके। वॉल्यूम भाई 5 मीटर क्यूब। डू वी नीड एनी डायरेक्शन? नो, वी डोंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन। टाइम 10 मिनट, ठीक है, 5 घंटे, फाइन। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन कि भाई इस डायरेक्शन की हम बात करें। फाइन, सो डिस्टेंस, एनर्जी, वर्क, दिस ऑल दिस आर स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हमें बताया कि हम उसको क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तो हम उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, तो जो हमारे जनरल ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा है उनकी हेल्प से दे कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। अब ये क्या हुआ, पता सबको है, बट अभी ये लिखा इस तरीके से, व्हाट इज इट? सो फॉर एग्जांपल, ये क्या दिख रहा है आपको, मास मेजरिंग मशीन। ठीक है, हम लैब में भी देखेंगे इसको। तो अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, 4 kg है। ठीक है, अब
मैं इसी मशीन के ऊपर, मतलब मान लो कि मैं कुछ भी कहीं पे मेरे पास कुछ चीज है, उसके ऊपर मैंने कुछ मास रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं दूसरा मास रख रहा हूँ। चलो, दूसरा रखा मैंने 2 kg का, तो कुल इसके ऊपर मास कितना होगा? डेफिनेटली 6 kg। कोई बात है नहीं। क्यों 6 kg? सिंपली वी कैन ऐड मास, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस लगा नहीं है, अलजेब्रिक हमारे रूल है, उन्हीं से हमको ये आंसर मिल जाता है। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे भाई 4 + 2 6 kg। वैसे ही टाइम की बात करो भाई, मान लो कि आपको 10 मिनट और 10 मिनट क्या होगा, 20 मिनट। सिंपल सी बात है, एडिशन करना हो, कुछ करना है नहीं, राइट। टेम्परेचर क्या बोला हो आपको भाई, 25 डिग्री सेल्सियस और एक 15 डिग्री सेल्सियस, टोटल क्या हुआ भाई? एडअप अगर कुछ तरीके से आपको करना है, हम मान लो कैसा बोलते हैं कि भाई पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, अभी 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो अभी कितना हुआ? तो 25 + 10 35। सो उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सो सिंपल अलजेब्रा का रूल लगा के हम इनको एडअप कर सकते हैं। अब स्केलर्स दिमाग में आ गया कि वो ऐसी क्वांटिटी है जिनको डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो अभी हम देखते हैं वेक्टर्स क्या है। सो डेफिनेटली वहां पे वर्ड आने वाला है वेक्टर्स में, डायरेक्शन। तो जिनको डायरेक्शन चाहिए होती है वो होते हैं वेक्टर्स। सो वेक्टर्स द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके डिस्क्रिप्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? इट रिक्वायर्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वो तो चाहिए ही चाहिए विथ यूनिट स्पेसिफाइड, जो उसके साथ में, एज वेल एज यहाँ पे बोल्ड लेटर में हाईलाइट किया हुआ डायरेक्शन इन द स्पेस। सो ऐसी क्वांटिटीज है जिनको क्या चाहिए, उनके लिए हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स कुछ है, बहुत सारे हैं, देयर आर सो मेनी, बट अभी के लेवल पे, क्योंकि अभी आप 10th में से 11th में आके ये अगर पढ़ रहे हो, तो काफी बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता होगी, जिन क्वांटिटीज का नाम, तो जिन जो पता हो सकती है उनको हमने लिखा यहाँ पे। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि भाई हमें डायरेक्शन के साथ बतानी पड़ती है कि भाई इस डायरेक्शन में इतने मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है हमारी। एक्सेलरेशन, आप लोगों ने जी की वैल्यू यूज करी होगी, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो क्या है? इट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कहाँ पे लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? कार को आप एक्सेलरेट कर रहे हो, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हो? आगे की डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में? आप एक्सेलरेट करके, एक्सेलरेट करना मतलब स्पीड बढ़ाना, यू आर इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, वेलोसिटी बढ़ाना। वेलोसिटी बढ़ाना, स्पीड नहीं, वेलोसिटी बढ़ाना। सो व्हाट यू आर डूइंग, you are changing its speed in particular direction, that is what acceleration. Displacement, so displacement is what? Change in position. For example, मैं उसका अभी एग्जांपल डिस्क्राइब करूंगा उसको एक मिनट के बाद। और जो लास्ट वन है फोर्स। अगर मैं बोलूं कि भाई सपोज मेरे पास कुछ ब्लॉक है, उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, तो ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्स की वजह से वो किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, ऑलराइट। अगर मेरे हाथ से कुछ चीज ड्रॉप हो जाए, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो कहाँ पे जाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर नहीं जाती। मैंने उसको चीज को ऊपर फेंका, तो मैंने अपने हाथों से फोर्स लगाया, तो अपर डायरेक्शन में जाएगी। तो उसी ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, वो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कहाँ जाएगा? सो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ऑलराइट। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है वो स्पेसिफाई करना जरूरी है। सो देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज जिनको आप डायरेक्शन के बिना स्पेसिफाई नहीं कर सकते, उनका डायरेक्शन के बिना कोई मोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सो दोज आर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्स डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। फाइन, मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात करी, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये कार दिख रही है आपको, फाइन। अब वो कहाँ पे है? तो मैं अभी जहाँ पे मैंने लोकेशन बता दी भाई, सूरत में है कार। अभी इस कार को मैंने ऐसे बोल दिया कि उसको 250 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट करना है। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? चेंज इन इट्स पोजीशन, राइट नाउ इट इज व्हाट? एट द सूरत। सो आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, सो कितना करना है? 250 किलोमीटर का। तो 250 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट करके वो कहाँ पहुंचेगी? आपसे क्वेश्चन मार्क। सो 250 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ करे, ऑलराइट, या इस तरफ करे? तो इस तरफ करने से वो 250 किलोमीटर, या इस तरफ करे तो कहाँ पहुंच सकती है? सो 250 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट तो हमने बोल दिया, बट डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करी। अगर 250 किलोमीटर का डायरेक्शन स्पेसिफाई करके हम बोले कि भाई मुंबई की तरफ, तो वो 250 किलोमीटर में मुंबई पहुंच जाएगी। अहमदाबाद की तरफ तो 250 किलोमीटर कवर करके अहमदाबाद पहुंच सकती है। सो वी हैव नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को स्पेसिफाई किए बिना हम डिस्प्लेसमेंट को नहीं दे सकते। सो डिस्प्लेसमेंट को हमें दिखाना है कि भाई 250 किलोमीटर, 250, अभी यहाँ पे देखो, हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मैं अगर बात करूँ, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि भाई सपोज डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल में यूज कर रहा हूँ डी। लेट मी टेक द सिंबल डी, फाइन। फिलहाल मैंने अभी आपको वेक्टर को प्रेजेंट कैसे किया जाए वो नहीं दिखाया, इसलिए तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि भाई इट इज व्हाट?
250 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं हुआ, कहाँ हुआ वी डोंट नो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी भाई, मुंबई की तरफ या अहमदाबाद की तरफ, तब जाके वो पूरी जानकारी मिली। वेक्टर्स ऐसा है कि जिसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हमें जानकारी नहीं देती। तो अगर ये स्केलर होता भाई 250 किलोमीटर, काम खत्म हो चुका, ठीक है। बट साथ में कुछ यहाँ पे मिसिंग है, जिसको बोलते हैं उसकी डायरेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? उसकी डायरेक्शन बाकी यहाँ पे। सो वी रिक्वायर डायरेक्शन ऑल्सो। यहाँ पे अपना लिखा हुआ भी है, डायरेक्शन हमें चाहिए, अदरवाइज वेक्टर वेक्टर नहीं रहता है। सो वेक्टर इज सच क्वांटिटी विच रिक्वायर्स डायरेक्शन एज वेल एज न्यूमेरिकल वैल्यू। फाइन, चलो उसका कुछ एक और एग्जांपल लेके अभी हम समझते हैं कि डायरेक्शन को भी, वेक्टर को कैसे हम अपने प्रेजेंट करें। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के लिए हमने यहाँ पे एक पिक्चर लिया हुआ है, गूगल से उठाया हुआ है। अब इसके केस में हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये बच्चा है। ये एग्जाम्पल बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए नहीं, आगे भी हम जब वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तभी भी ये एग्जाम्पल बहुत हेल्पफुल होगा, तब हम उसको वापस देखने वाले हैं। तो भी आपको ध्यान में रखना है कि हम इस एग्जाम्पल को क्यों यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आगे हमें और इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, फिलहाल हम इससे समझेंगे कि भाई वेक्टर को कैसे प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो ये बच्चा क्या करेगा, इस ट्रेन के इसके खिलौने को, जिसको उसने थ्रेड से बांधा हुआ, वो आगे बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। व्हाट ही इज अप्लाइंग ऑन दैट टॉय? ही इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट टॉय। इन विच डायरेक्शन? तो डायरेक्शन दिखाओ भाई। तो चलो दिखाते हैं हम। तो मैं एक ब्लैक कलर के इस एरो से, तो मैं आपको बोलूं कि भाई मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ, सो एम आई करेक्ट? तो ये सही दिखा रहा हूं मैं? यस। आप बोलो कि सर सही हो। तो मैंने क्या दिखाया कि भाई डायरेक्शन फोर्स की ये हो चुकी, तो बच्चा इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, अब सही है ना? अगर मैंने ये नहीं रखा होता और इसको रखा है, तो अभी सही लगता है ना कि भाई हाँ डायरेक्शन होगी। ठीक है, ओके इसको निकाल देते हैं, हम वापिस एरो डालते हैं। तो अभी मैं बोलूं कि भाई डायरेक्शन कहाँ पे लगेगी फोर्स की, तो फोर्स इस तरफ लग रहा है। चलो सही है। तो ऐसे करके हम विद द हेल्प ऑफ दिस एरो वी कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। फाइन, वेरी गुड। अब और चलो कुछ पूछते हैं, भाई इसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है? तो मैं कुछ और कलर का एरो यूज करता हूँ, दोनों सेम नहीं लगे, थोड़ा डिफरेंट लगे, इसलिए अभी नाम नहीं दिया है, तो नाम देने की मेथड अभी आपको समझ में आ जाएगी, फिर हम उसको एक ही कलर से दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। देयर इज नो रूल, कलर वलर कुछ नहीं है, मैं समझाने के लिए यहाँ पे है अपने पास कलर, तो यूज करते हैं चलो। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई इसकी वेलोसिटी, तो ये बहुत ज्यादा फास्ट चलने नहीं वाला, बच्चे पे से भी फोर्स कितना लगना, थोड़ा सा ही लगेगा। तो धीरे धीरे खींच रहा है बच्चा आराम से, तो क्या होगी, इसके ऊपर लगने वाले इस फोर्स की वजह से ये कहाँ जाएगा? तो मैं आपको अलग अलग ऑप्शन दूं, फॉर एग्जांपल आपको बोलो कि ऊपर उड़ेगा, आप बोलोगे नहीं सर कहाँ से उड़ सकता है, कैसी बात कर रहे हो? बोलो पीछे जाएगा, नहीं जाएगा सर, वो उसको आगे से खींच रहा है। बोलो कि ऐसे जा सकता है, नीचे जाएगा, अरे सर नीचे जमीन है, नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? तो ऐसे जाएगा ना आगे, ये। सो ये ट्रेन का जो जो टॉय है वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, तो बच्चा उसको खींच रहा है, उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा। तो अब मैं वेक्टर को दिखाने की मेथड आपको सिखाता हूँ, वेक्टर कैसे लिखे जाते हैं। तो मैं ब्लैक की कलर यूज कर रहा हूँ। तो हमने अप्लाई किया फोर्स, सिंबल फॉर द फोर्स इज एफ लिखते थे। चलो मैं इसको थोड़ा और, सो फोर्स का सिंबल ये हो गया एफ। फाइन, ओके। नो व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो भाई वेक्टर है भैया, और अभी जो चैप्टर के स्टार्टिंग पे फ्रंट पेज पे हमें कुछ एरो 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 दिख रहे थे, सबके ऊपर माथे पे कुछ एरो एरो लेके सब घूम रहे हैं। वो एरो क्या है? तो जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को दिखाते हैं, सो वेक्टर को दिखाने का रूल है ये एरो। तो हमें ऐसे एरो यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो हम एरो अच्छे से, अपने पास ऑप्शन है तो उससे ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज फोर्स वेक्टर। फाइन, तो हमने जो रूल सीखा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो किसी का भी नाम लिखते हो, कैसे भी लिखते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं, सपोज कोई नाम दिया ए, और राइट वेक्टर ए, कोई नाम दिया वेक्टर बी, मैं कहीं पे भी नहीं लिख सकता हूँ, पर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब उनको वेक्टर है या स्केलर कैसे समझ में आएगा? तो अगर उनके ऊपर ये ऐसा एरो है देन इट इज वेक्टर, अगर उनके ऊपर ये वैरो है इट इज वेक्टर।
ओके चलो मान लेते सर आप बोलते हो तो फोर्स के ऊपर ये एरो बनाया वेक्टर है। चलो इन द सेम वे नीचे क्या है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाई है, वेलोसिटी है वो। तो वेलोसिटी को हम कैसे दिखाएं, तो चलो तो वेलोसिटी के लिए सपोज सिंबल हम यूज कर लेते हैं वी। फाइन। अब क्या करें, वेक्टर को दिखाया नहीं, अभी वेक्टर नहीं हुआ। वेक्टर कब बनेगा, जब तक उसके ऊपर एरो नहीं होगा वेक्टर नहीं बनेगा। तो ये बन चुका वेक्टर। फाइन। तो लिखने की मेथड के तौर पे इसको बोलते हैं वेक्टर ए। दिस इज नॉट एनी ए, दिस इज वेक्टर ए। किसी भी क्वांटिटी को हम नाम दे तो क्या होता है, ये है वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। तो वैसे ही अगर हम लिखे कुछ जो आपको पता हो, वैसे हमें पता है फोर्स, हमें पता है वी नो वेलोसिटी, हमें और क्या पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप चाहे तो एक्स लिख सकते हो। फाइन। ओके तो इतने काफी है यहाँ पे फिलहाल। एक्सेलरेशन लिख देते हैं चलो, जो आपको पता है। तो एक्सेलरेशन के लिए ऑलरेडी ये लिख दिया, इट्स ओके, स्मॉल ए जनरल यूज होता है। फाइन। तो उनको वेक्टर में कैसे दिखाया जाए, तो जब तक उनके ऊपर एरो नहीं तब तक वो वेक्टर नहीं, जब तक उनके सिर पे एरो नहीं तब तक वो क्या नहीं, वेक्टर नहीं। जब तक उनके ऊपर एरो नहीं तब तक वो वेक्टर नहीं। ओके। कई टेक्स्ट बुक्स में उनको रिप्रेजेंट करने की कुछ और मेथड भी है। तो जब भी इन सबको बोल्ड लेटर्स में लिखाया गया है, कैसे, दिस आर दी प्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, की भाई फोर्स को लिखा हुआ है एरो के साथ तो वो वेक्टर है। ऑल राइट। तो जब भी वेक्टर्स को हमें प्रेजेंट करना है इन द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर क्वांटिटीज को हमें प्रेजेंट करना है इन वेक्टर फॉर्म, तब क्या चाहिए, हमें एरो चाहिए। चलो दूसरी मेथड, उनको सिंबॉलिकली प्रेजेंट करने के लिए दूसरी मेथड क्या है, तो सिंबॉलिकली दूसरी मेथड जो है वो ये है। तो मैं लिखता हूँ विच इज इक्वल, इक्वल का सिंबल तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं कि भाई इसको लिखने की दूसरी मेथड क्या है। तो उसकी जगह पे अगर हम ये लिख दे, मैं ये लिख रहा हूँ ए, सो दिस इज सेम, बोथ आर सेम। व्हाट इज द मीनिंग, कि अगर बोल्ड लेटर में आपका लिखा है कोई भी सिंबल, अगर ए इज अ वेक्टर, तो उसको अगर बोल्ड लेटर में लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इट इज अ वेक्टर। अगर उसको सिंपल लेटर्स में लिखा हुआ है बोल्ड के बिना, और उसके ऊपर एरो क्या है, वो सेम है, वो भी वेक्टर है। तो इधर भी ऐसे बी के लिए करो भाई, बी बोल लग गया, मेरे को बुरा लग रहा है, मेरे को भी दिखाओ ऐसे। तो बी के लिए अगर हम ऐसा करें तो बी क्या होगा, तो इन द सेम वे बी का वेक्टर प्रेजेंटेशन क्या होगा, बोल्ड लेटर में लिखो बी को, दिस इज वेक्टर। वैसे एफ के लिए भी कर सकते हैं, सबके लिए हम कर सकते हैं, सबको दिखाए। चलो एफ भी हो गया वेक्टर, ये से अपना v हो गया वेक्टर, ये अपना डिस्प्लेसमेंट x हो गया वेक्टर। ऑलराइट। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिकली। ऐसा कुछ लिखा है तो समझना है वो वेक्टर है। इसके आगे क्या आएगा हम पढ़ेंगे, धीरे 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 बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं। ऑल दिस थिंग्स आर वेक्टर्स। चलिए ठीक है, तो हम बाकी सारे वेक्टर्स को निकाल देते हैं फिलहाल, अभी हम सिर्फ इसी एक को ही रखते हैं। तो a विच इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं भाई, जिसको लिखते हैं हम बोल्ड में ए, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों नहीं। अभी हमें इसमें कुछ चेंज करना है, क्या डालना है यहाँ पे, हमें एरो। तो ये दोनों चीजें सेम है। तो अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को बोल्ड लेटर में लिखा जाए, या तो फिर उसको सिंपल लेटर्स में बट उसके साथ ऊपर एरो कर दिया जाए, उसके सिर के ऊपर एरो बिठाया जाए, तो वो क्या है सिंबल, वेक्टर का सिंबल है, कि वो क्वांटिटी वेक्टर होगी। अब वेक्टर को ग्राफिकल वे में कैसे दिखाते हैं, तो मैंने दिखा दिया है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे दोनों चीजें लिखी है भाई, ये फोर्स वेक्टर में क्या दिखा रहा है, तो ये फोर्स वेक्टर है। तो फोर्स वेक्टर को लिखने की बहुत सारी मेथड्स हैं, उसमें से मैं अभी एक बता रहा हूँ, जो है ग्राफिकली दिखाना, ग्राफिकली यानी पिक्चोरियली दिखाना। जब पिक्चर के फॉर्म में दिखाते हैं तो वो पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ इस वेक्टर का। तो ये सिंबल है कि ये वेक्टर फॉर्म की एक क्वांटिटी है, ये वेक्टर फॉर्म की क्वांटिटी है। अब उनको पिक्टोरियल व्यू में रिप्रेजेंट करना, मतलब कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई दिस इज फोर्स एफ, तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो अब हमने इसको समझ लिया ये बच्चा क्या करना चाहता है। तो वेक्टर में अभी हम जो एरो के साथ समझने चाहते हैं उसको देखते हैं। तो अगर ऐसा एक एरो, थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम, ठीक है। तो इस एरो
के साथ में कुछ लिखा हुआ है, तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब समझते हैं। चलो पहले उसको क्या नाम देना, फोर्स दे दे। चलो ये अपना फोर्स वेक्टर है, ठीक है। देखो मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा, हो गया ये फोर्स वेक्टर। ओके, इसका दूसरा ऑप्शन, तो सर इसके ऊपर सिंपल लेटर्स में लिखो और फिर उपनाम दे दो। क्या करें, ऊपर ऊपर एरर डाल दो। चलो ठीक है, तो वो भी करके देखा जाए। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब कई बुक्स में क्या कहते हैं, सिंपल लेटर्स में होगा, कहीं पे ऐसे होता है, तो दोनों प्रेजेंटेशन सही है। अब देखो हम कैसे लिखेंगे, सो वी विल ऑलवेज यूज दिस वन, विदाउट बोल्ड ऊपर एरो। क्यों इसको यूज करना है? क्योंकि क्या आप अपने नोटबुक में, आंसर शीट में या बोल्ड लेटर्स में लिख पाओगे? नो, वी कैन नॉट। तो हमारे टेक्स्ट बुक में बोल्ड लेटर में ही है, बट हम उसको सिंपल लेटर्स में लिखेंगे, बोल्ड लेटर में नहीं लिखेंगे और ऊपर एरो बनाएंगे। सो दिस वी विल यूज। फाइन। तो हमने इस तरीके से लिखा हुआ है वेक्टर एफ, ये लिख रहा है कि वेक्टर। नाउ व्हाट अबाउट दिस एरो? तो जैसे यहाँ पे दिखा होगा कि भाई ये वेक्टर एफ इस एरो की तरफ, इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा है। सो वेक्टर एफ मींस फोर्स वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। नाउ हमने बात जो करी अभी, डेफिनेशन जो पढ़ी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेक्टर किसको बोलते हैं? सो वेक्टर हैज न्यूमेरिकल वैल्यू विथ डायरेक्शन। सो दो चीजें चाहिए हमें, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए एंड डायरेक्शन भी चाहिए। तो दोनों को कैसे लाया जाए यहाँ पे, तो करते हैं कुछ इसके लिए। चलिए, तो ये जो हमने एरो किया हुआ है, उसके कुछ नाम बता दूं आपको, उसमें क्या क्या चीजें हैं उसमें आती हैं। तो इसको कहते हैं भैया टेल। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड टेल। चलिए, अब आगे वाले को क्या बोलते हैं? तो जो एरो का है, वो आगे वाला पार्ट, वो क्या है? इट इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर। ये क्या है? हेड है। चलो, तो क्या मतलब हुआ इसका, करते हैं। तो टेल से हेड की डायरेक्शन जो होती है ना, टेल से हेड की डायरेक्शन, वो हमारे वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो जैसे यहाँ पे इस टेल से हेड की डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है, वो क्या दिखाता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। फाइन। इधर वेलोसिटी वेक्टर को यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है। सो वेलोसिटी वेक्टर की हम बात करें, सो वेलोसिटी जो वेक्टर हमारा है, वो कौन सी डायरेक्शन में है? तो हमारे पास, हमारे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वो इस एरो की, ये जो रेड कलर का एरो है, उस डायरेक्शन में। तो इस टेल से इस हेड की डायरेक्शन में लग रहा है वेलोसिटी, लग रहा है मतलब उस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ठीक है, तो दिस पार्ट जहाँ पे एरो नहीं है ऑफ द, दिस एरो इज कॉल्ड टेल, एंड जहाँ पे जिस एरो है, जो पॉइंट है हमारा, वो कहलाता है हेड। ये आपको याद रखना है, इसका आगे बहुत सारा यूज है हमें। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट लेंथ? सो पिक्चोरियल व्यू में ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, अरे ये उसका क्या दिखाता है? ये उसका मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है? उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू, कि क्या वैल्यू है फोर्स की। सपोज, चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ। तो मैं अभी जल्दी से इसको लिखता हूँ भाई, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, अब मान लो कि मैं कुछ ऐसे, अभी इधर ब्लैक कलर हो चुका है, तो मैं कुछ अलग कलर से दिखाता हूँ। ओके, चलो पहले तो मैं लिखता हूँ सिंपल वे में। यहाँ पे लिखा हुआ है एफ फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ओके, डायरेक्शन, सो हम लिख देते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ। मैं टुवर्ड्स नहीं लिख रहा हूँ, खाली लिख रहा हूँ नॉर्थ, जगह कम है इसलिए। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? तो अभी इसको दिखाना है, दिस इज व्हाट सिंबल, दिस इज व्हाट वेक्टर, फोर्स वेक्टर एफ है, वो कहाँ पे? 50 न्यूटन। सो 50 न्यूटन इज व्हाट, मैंने आगे बताया था कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है। सो 50 न्यूटन इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विथ इट्स यूनिट। फाइन। और ये क्या है? नॉर्थ, वो डायरेक्शन है। चलो,
कभी इसको दिखाना हो कैसे दिखाते हैं हम, तो मैं रेड कलर के यहाँ पे हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का उससे दिखाता हूँ। तो मैं चलो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कहाँ से नहीं। ठीक है, फिलहाल अभी किसके ऊपर लग रहा है, किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है, हम मान लो कि बॉडी है। तो ये मेरा जो 50 न्यूटन नॉर्थ में लिखाया हुआ है मैंने उसको दिखा दिया। तो इसको मैं अगर लिखूं नाम से तो इसके ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट हियर दिस इज माय फोर्स वेक्टर एफ, जो कि ये है। तो उसमें अभी हमारा ये इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ना वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो लेंथ रिप्रेजेंट करती है कि इट इज 50 न्यूटन, दिस इज 50 न्यूटन। चलिए, अब अगर ऐसा बोला जाए फॉर एग्जांपल कि भाई दूसरा कुछ फोर्स है F1, एग्जांपल के तौर पे आपको समझ में आए इसलिए बता रहा हूँ ये, कि दूसरा फोर्स है हमारा सपोज F1, जिसका वैल्यू हम इससे थोड़ा बड़ा करते हैं, लेट्स से इट इज 70 न्यूटन। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स F1 इज 70 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में, चलो उसको लगाते हैं, हमारे पास जगह ईस्ट में है तो ईस्ट की तरफ। ऑलराइट, तो ईस्ट की तरफ इसके लिए कुछ और कलर यूज कर लेते हैं। चलिए, तो ईस्ट की तरफ हमारा कितना 70 न्यूटन का। नाउ अभी आपको डिफरेंस और वैल्यू खबर समझ में आएगी भाई क्या है उसका मतलब। तो देखो, अगर ये इतनी लेंथ 50 न्यूटन दिख रिप्रेजेंट करती है तो मुझे 70 न्यूटन दिखाने के लिए कितनी लेंथ डालनी पड़ेगी, सो डेफिनेटली उससे ज्यादा। तो ये जो लेंथ होनी चाहिए वो हमारे 50 से ज्यादा होनी चाहिए, एंड विच रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। तो मैंने कहा यहाँ पे लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, तो मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ग्रेटर देन 50 एंड विच रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स 70 न्यूटन। यहाँ पे 50 न्यूटन ही हमारे पास जगह कोई कम है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ठीक है। तो सर आप बोलोगे सर कैसे ही किया, तो हमारे पास जो बचपन में करते थे स्केलिंग, तो मान लो कि भी यहाँ पे 50 तो हम डाल ले, तो ये लग रहा है कुछ 2-2.5 सेंटीमीटर जितना होगा ना। चलो, तो हम कुछ भी स्केलिंग ले लेते हैं कि भाई चलो मैंने मान लिया कि भाई मेरा स्केल है भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? तो मैंने लिख दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 न्यूटन। तो भाई 50 न्यूटन बराबर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। सिंपल, बहुत अच्छा आप लोग। तो फिर 50 न्यूटन बराबर कितना होगा, तो 50 न्यूटन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, सो ड्रॉ एन एरो विथ 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या शो करेगा, 50 न्यूटन। डायरेक्शन, तो एरो के टेल से हेड की डायरेक्शन होती है हमारे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ विद द वैल्यू 50 न्यूटन। इन द सेम वे, तो अगर ये 70 है तो ये 3 सेंटीमीटर से कुछ कम होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये जो लेंथ है एरो की वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो एरो की लेंथ हमें मैग्नीट्यूड देती है। तो ये क्या देती है हमें, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। ऑलराइट, तो इस तरीके से अगर हम सिंपल वे में ये सब कुछ कंक्लूजन करें तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस बच्चे को हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये अपने फोर्स वेलोसिटी रह चुके यहाँ बच्चा चला गया, चलो इसको भी जरूरत नहीं है। तो चलो आपको दो एग्जांपल से समझाता हूँ। दिस इज वेक्टर ए। चलो, अगर हम इसी डायरेक्शन की साइन को माने, नॉर्थ वेस्ट राइट साउथ ईस्ट, तो वेक्टर ए कौन से डायरेक्शन में, इट इज टुवर्ड्स ईस्ट। फाइन, इसका कुछ स्केलिंग होगा और उस स्केलिंग के अकॉर्डिंग अगर हम इस लेंथ को मेजर करें, इस लेंथ को मेजर करें, तो वो लेंथ हमें दे देगी भाई कि इतना मैग्नीट्यूड है इस डायरेक्शन में, ये क्वांटिटी है। फाइन, चलिए मैं कुछ दूसरी क्वांटिटी लेता हूँ, आपको मुझे बताना है क्या है उसका मतलब। चलिए, ये दूसरा वेक्टर बी है। ओके, तो वेक्टर बी कौन सी डायरेक्शन में, इट इज टुवर्ड्स साउथ, साउथ की डायरेक्शन में। अब ए और बी की कंपैरेटिव हमारे पास, चलो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, हमको मेजर अभी तक नहीं मिला हुआ है कि भाई ये 1 सेंटीमीटर है वो ये 2 या 3 सेंटीमीटर है, नहीं पता।
फाइन, बट देख के इतना समझ में आता है कि इस लेंथ के कंपेयर में बी की लेंथ कम है। तो अब अगर दोनों वेक्टर्स एक सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं विथ सेम स्केलिंग, तो उस केस में हमारा क्या होगा? तो इन दैट केस जो हमारा अभी बोल सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कम है। वेक्टर ए कौन सी डायरेक्शन में? इट इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, वेक्टर बी इज इन द डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। ओके, तो अब मैं इन सबको निकाल के आपको कुछ एक सिंपल समझाता हूँ। दो हम चीजें लिख रहे हैं, टू फोर्सेस F1 इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन, बहुत सिंपल सी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इट इज इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। अभी जो हमारा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट था वही समझ लो। चलो, नाउ सेकेंड वन इज F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। वो कहाँ पे? तो वो साउथ में है। चलो, तो मैं कैसे इनको बनाऊं? तो मेरे जो वेक्टर्स है, मैं इनको, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे स्केलिंग चाहिए। सो लेट्स टेक कि भाई ये छोटा सा है 10 है 5 वैल्यू, तो उसको हम सेंटीमीटर में सीधा कन्वर्ट कर दो, 1 सेंटीमीटर। तो आई कैन टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। सो अकॉर्डिंगली ये कितने का होगा? दिस वुड बी ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड दिस इट वुड बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। फाइन, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 न्यूटन। तो इस तरीके से अगर मुझे F1 ड्रॉ करना तो मैं कैसे ड्रॉ करूं? तो मेरा F1 वेक्टर कुछ ये बनेगा। चलो मान लो आप, मैं थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूँ, सॉरी, काम करो। हम यहाँ बनाते हैं, सपोज अप्रोक्सीमेटली मैं ये ले रहा हूँ कि दिस इज व्हाट 10 सेंटीमीटर। तो अब मैं उसको नाम दे रहा हूँ दैट दिस इज F1। ओके, तो अब बताओ, डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ शो कर रहा है? कर रहा है सर, सही है। ये क्या है? इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो आपको ड्रॉ करनी है 10 सेंटीमीटर। चलो 10 सेंटीमीटर हो गई। तो ये जो F1 है, जो हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, ये जो हमने लिख के प्रेजेंट किया हुआ है इस तरीके से, जो है F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन इन द नॉर्थ डायरेक्शन। राइट, तो उसी का ये प्रेजेंटेशन हो गया इन द पिक्चोरियल व्यू, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक तरीके से। सो F1 सिंबल देख कर आ रहा है कि भाई ये F1 है, जिसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है 10 सेंटीमीटर मतलब 10 न्यूटन, उसका मीनिंग है, एंड वो नॉर्थ की तरफ लग रहा है। तो मुझे इसको दिखाना है, मैं कैसे दिखाऊं? बहुत सिंपल है। तो इसको हम इसकी आधी तक का दिखा सकते हैं, हाफ से नीचे। ठीक है, तो क्या नाम दे दो इसको? दिस इज F2 वेक्टर। ऑलराइट, F2 वेक्टर कहाँ पे है? टुवर्ड्स साउथ, सही है। डायरेक्शन साउथ की हो गई, डायरेक्शन सही है। व्हाट वैल्यू? तो 5 न्यूटन, 5 न्यूटन के लिए 5 सेंटीमीटर। सो अप्रोक्सीमेटली इमेजिन कर दो कि ये 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ऑलराइट, तो इसकी लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, that means which is magnitude of the vector, which is 5 centimeter, which represents 5 न्यूटन। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा लग रहा है वेक्टर। राइट, तो F1 F2 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारी डायरेक्शन वापस बता रहा हूँ कहाँ से, फ्रॉम द टेल टू हेड, फ्रॉम टेल टू हेड। तो ये हो गई इन नॉर्थ, ये हो गई इन दी साउथ। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम वेक्टर को इन द सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, ये वेक्टर का मतलब हुआ जिसको इस तरीके से लिख के रिप्रेजेंट किया है 10 न्यूटन इन नॉर्थ, उसी का ये ग्राफिकल पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है। और भी इसके बहुत सारे प्रेजेंटेशन है कैसे उसको लिखा जाए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, हम धीरे धीरे इसको आगे समझेंगे। बट फिलहाल हमने पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन और उसको 10 न्यूटन नॉर्थ ऐसे शब्दों में लिखा हुआ है। दूसरा ये हमारा है जो है
5 न्यूटन इन द साउथ, जिसका ग्राफिकल पिक्चर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया हुआ है। फाइन, चलो अब कुछ और चीजें जो हमने पढ़ ली। अब चलो 1 मिनट इसको रखते हैं, इसी को मैं बता रहा हूँ। तो इसमें से F1, चलो एक को ही रखते हैं, एक ही में समझते हैं, बाकी दो की रिक्वायरमेंट नहीं। ये दूसरा वाला वो भी निकाल देते हैं फिलहाल। और इस स्केलिंग को भी उठा के साइड में रख देते हैं। चलो तो ये है पूरा वेक्टर। अब देखो कैसे लिखा हुआ है, वैसे वेक्टर है कि स्केलर है, ये आपको समझ में आ चुका है, वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। तो अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है समवेयर इट इज रिटन F1, ये वेक्टर है। और क्या मेथड होगी दूसरे वेक्टर लिखने की? तो सर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए। ओ बोल्ड लेटर में हम लिखते हैं, सर ये भी वेक्टर है। डन, चलो सही है। अब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दिखाना हो तो क्या करें? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दिखाना हो तो क्या करें? तो अगर मैं इसमें क्या है, ये वाला जो पार्ट है 10 न्यूटन खाली, वो मैग्नीट्यूड का काम करता है, और ये किसका काम करता है? डायरेक्शन का। तो ये मैग्नीट्यूड का काम करता है और ये डायरेक्शन का काम करता है। ठीक है, तो अब मैंने अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है? तो मैंने खाली ऐसे लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का पार्ट देता है। सो वेक्टर का जो सिंबल है उसको ना बोल्ड लेटर किया हुआ है, ना उसके सिर पे हमने एरो डाला हुआ है। तो सिंपल लेटर में जो विदाउट बोल्ड लेटर, विदाउट एरो हेड पे डाले हुए, तो ये क्या बनता है? वो सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। तो मैंने लिखा हुआ F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो वो सिर्फ इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड देता है विदाउट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन का काम अभी नहीं दे रहा। तो अगर कहीं पे हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है, कहीं जगह पड़ेगी कि जहाँ पे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितना मैग्नीट्यूड है, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा कि F1, तो ये क्या हुआ? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर। उसको लिखने की और एक मेथड, तो हम जैसे वेक्टर में लिखते हैं वैसे ही लिखे। ठीक है, ये शायद आपको पता है, कई बार किया भी होगा। उसके आजू बाजू एक सीधी ऐसे लाइन बना दे। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। So this two represents magnitude without direction, and this two represents with vector in the vector form, magnitude as well as direction. ठीक है, तो इस वेक्टर का हमारा जो दो फॉर्म है, जिसमें ये 10 न्यूटन है जो उसका मैग्नीट्यूड है, और नॉर्थ जो उसकी डायरेक्शन है। तो 10 न्यूटन विथ नॉर्थ डायरेक्शन के साथ लिखा तो वो वेक्टर हुआ F1 वेक्टर, F1 वेक्टर। यहाँ पे लिखा हुआ F1 इज इक्वल टू मोड F1, एक्चुअली इट इज F1। सो F1 विदाउट एरो, हेड पे ऊपर सिर पे कुछ नहीं रखा, एंड उसको क्या नहीं किया, बोल्ड भी नहीं किया। तो वो क्या है? वो हमारा सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है विदाउट डायरेक्शन। वैसे ही ये जो हमारा है F1, जिसको वेक्टर में ही लिखा हुआ है, बट बाजू बाजू में ये लाइन कर दी, तो वो क्या करेगा? अभी तेरी डायरेक्शन चली गई, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है। सो वेक्टर विदाउट मैग्नीट्यूड को लिखने की ये मेथड है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। क्लियर है? तो हमारे पास ऐसे अगर कुछ भी फॉर्मेट में लिखा हो, तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मेट है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वेक्टर है। ठीक है, विच इज इक्वल टू इन दी बोल्ड लेटर, ये भी वेक्टर है। चलिए, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर है, मैग्नीट्यूड है। ये भी उसका मैग्नीट्यूड है, स्केलर मैग्नीट्यूड है। तो ये दोनों वेक्टर्स है, ये दोनों स्केलर्स है। ठीक है, अब उसको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे वेक्टर को लिखने की मेथड एक है, जिसमें मैं एक नई चीज बोलने जा रहा हूँ, वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी जगह चाहिए, तो मैं इन चीजों को निकाल देता हूँ। तो मुझे ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाला पार्ट चाहिए था। ओके तो अब मैं लिख रहा हूँ कि भाई वेक्टर F1 इस तरफ वेक्टर है, तो क्या करें इस तरफ?
तो इधर तो आपने कुछ नहीं किया, ये से लिख दिया, क्या हुआ इसका मतलब, कुछ करता हूँ और साथ में लिख दिया एन कैप। तो देखो ये इसका ही प्रेजेंटेशन है, दिस इज सेम, करेक्ट। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर वेक्टर को वेक्टर के ऊपर हेड किए बिना, ऊपर एरो किए बिना, साथ में ये करके या फिर ऐसे, तो ये सिर्फ विदाउट एरो, तो ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है, तो इसको बोलते हैं ये डायरेक्शन का काम करता है। मैंने अभी एनकेप लिखा हुआ है, ये एक यूनिट वेक्टर है, दिस इज F1, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है, थोड़ी देर बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको ऐसे भी लिखना चाहिए ना, तो ये भी हम लिख सकते हैं। हाँ, तो क्यों नहीं लिख सकते, विच इज इक्वल टू, इसको लिखने की और मेथड, ये भी सही है। हाँ, ये भी सही है, एन कैरेट बिल्कुल सही है, क्यों नहीं सही। और वेक्टर एफ को कैसे लिख सकते हैं, तो उसको बोल्ड में भी लिख सकते हैं, तो ये भी वेक्टर एफ ही है, ठीक है। सो इसको हम ऐसे लिखे, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सेम, ये सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, तो वो भी हमारा F1 वेक्टर ही है। सो ये दोनों वेक्टर को लिखने की मेथड हो गई, ये वेक्टर का प्रेजेंटेशन विथ वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड, और ये वाला पार्ट कहता है हमारा डायरेक्शन का काम करता है। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में, उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, वेक्टर विथ डायरेक्शन, जिसको कुछ वेक्टर यूनिट वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कुछ लिख के उसकी डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर हमारा क्लियर होता है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप पढ़ने क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे वेक्टर में बहुत सारी चीजें करनी है। एक और चीज बताता हूँ, 11th एंड 12th के फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स में, क्योंकि सभी चैप्टर्स में कुछ ना कुछ क्वांटिटीज आएंगी। 11th में काफी चैप्टर में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हमारा टाइम, उसके बाद फोर्सेस आएंगे, फिर वर्क, एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्लूइड्स, ये सब वगैरह में कितनी सारी क्वांटिटीज आने वाली है। फिर बाद में रोटेशनल मोशन, सब कुछ में कुछ ना कुछ क्वांटिटीज आने वाली है। 12th में भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, ऑलराइट, ऑप्टिक्स, बहुत सारी चीजें, मॉडर्न फिजिक्स में कुछ चीजें हैं। तो इतनी सारी क्वांटिटीज से हमें खेलना है ना, तो उन सब में कुछ होंगी स्केलर्स, कुछ होंगी वेक्टर्स। तो इन सब में जहां जहां वेक्टर्स की कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होंगी, कई बार वेक्टर्स को ऐड करना होगा, कई बार वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब भी वेक्टर्स की प्रोसेसेस होंगी, तो वहां पे हमें ये सब कुछ लगाना है काम पे। तो एक तरीके से आप समझ रहे हो कि पूरे 11th 12th के फिजिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है, तो वो वेक्टर है। इसको पढ़े बिना फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, इसीलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो जब हमको टाइप समझ में आएंगे, तब हम उनकी प्रोसेसेस कर पाएंगे, एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो धीरे धीरे इसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप है इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। ऑलराइट, तो ये दो अलग अलग है, एक है इक्वल वेक्टर, एक अनइक्वल वेक्टर। तो जो इक्वल नहीं है वो सारे अनइक्वल हैं। तो इक्वल कौन है उसको समझ लेते तो दूसरा काम हो जाएगा। तो सपोज मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, चलो चलेगा अभी, फाइन, नाम दे देते हैं, क्या है भाई आपका नाम, तो ये है वेक्टर ए, ओके। अभी हम दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, तो जितनी इसकी लेंथ है और जो इसकी डायरेक्शन है, उतनी ही सेम साइज का अगर कोई दूसरा वेक्टर हो, नाम से कोई लेना देना नहीं है, उसके गुणों से लेना देना है, तो ये वेक्टर बी मान लो। ऑलराइट, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो यहीं पे हो, एक और टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, पैरेलल शिफ्टिंग, तो वो उससे हमें समझ में आएगा। तो ये वेक्टर भी ऐसा है, यहाँ है, कहीं पे भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो क्या होना चाहिए, सेम, दोनों की लेंथ हमें सेम दिख रही है। लेंथ सेम होने का मतलब क्या बनता है बच्चों, तो लेंथ सेम होने का मतलब बनता है कि वो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड। सो इफ two vectors are having same magnitude and same direction, they are called equal vectors। तो इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, दिख रही है, लेंथ सेम है, उनकी डायरेक्शन भी सेम है, वो कहीं पे भी, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, बट वो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर, तो उनको ऐसे हम लिख सकते हैं दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, बोथ आर इक्वल। क्लियर, एकदम सिंपल सी बात है, फाइन। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर आपको कोई डाउट हो, तो सर ये एक वेक्टर है अपना,
जिसकी लेंथ ए जितनी ही है, जिसको नाम दिया है सी। राइट, सर ये और ये ए और सी के पास सेम लेंथ है, तो क्या ये इक्वल है? नो डियर, दे आर नॉट इक्वल। कंडीशन क्या है? लेंथ एंड मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ एंड डायरेक्शन, दोनों अगर इक्वल है तभी वो दोनों कैसे इक्वल वेक्टर्स है, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। तो ए और सी की मैग्नीट्यूड सेम है मतलब लेंथ सेम है। लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? लेंथ ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड। तो इनके मैग्नीट्यूड्स सेम है बट वो इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और सी की डायरेक्शन ये डायरेक्शन में है। तो अगर डायरेक्शन इक्वल नहीं है तो भी ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। हाँ, आप क्या लिख सकते हो इस केस में? व्हाट कैन आई राइट? सो इस केस में आप ये लिख सकते हो दैट ए इज इक्वल टू सी। क्या हुआ मतलब इसका? ए का मतलब मैंने बताया हुआ है आपको, अगर वेक्टर भले ही हो उसका, ठीक है, मैंने कहा उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे आएगी? स्केलर फॉर्म में। तो वेक्टर ए है अपना, इधर नहीं है, ये ए का मैग्नीट्यूड है, ऊपर एरो है नहीं है, ठीक है। तो ये एरो के बिना वेक्टर लिखा तो वो क्या बन जाता है? स्केलर, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड। सी के ऊपर भी एरो नहीं है, वो सिर्फ, और ना ही ये बोल्ड लेटर्स में है। तो ये ए रिप्रेजेंट क्या करता है? सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड। सी क्या रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ सी का मैग्नीट्यूड। तो ए और सी के मैग्नीट्यूड सेम है बट वो दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल वेक्टर्स होते तो हम उनको इस तरीके से हम इनको लिखते। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी मींस दे आर इक्वल वेक्टर, बट ए इक्वल टू सी का मतलब हुआ कि इनके मैग्नीट्यूड सेम है बट दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। ऑल राइट, तो अब अनइक्वल वेक्टर जो इक्वल नहीं है वो सारे अनइक्वल वेक्टर है। तो कौन से हो सकते हैं? चलिए, तो हम कोई भी ले लो, अब मैं उसके ऊपर नाम भी लिखा, सपोज ये वेक्टर ए है, ठीक है, और सपोज ये वेक्टर बी है। इक्वल है? नहीं है। ये इक्वल है? नहीं है। चलो, ये इक्वल है? नहीं है सर। लग तो रहे सेम मैग्नीट्यूड के बट डायरेक्शन अपोजिट है। ये इक्वल है? नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है। सो दीज आर व्हाट? अनइक्वल वेक्टर। फाइन, तो ये बहुत सिंपल चीज है। चलो, अभी नेक्स्ट टाइप, तो इक्वल अनइक्वल क्लियर है। चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सो नेक्स्ट इज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये मतलब? तो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स को हम पढ़ते हैं। चलो, तो मैं एक वेक्टर लेता हूँ, सपोज वेक्टर ए। चलो, लिख दिया वेक्टर ए। दूसरा वेक्टर लिया मैंने, इक्वल की बात नहीं है, मैं देखो क्या कर रहा हूँ। तो क्या दिख रहा है? तो ये दूसरा वेक्टर है मेरा। क्या है सिमिलरिटी? तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल वेक्टर्स। और मारिए, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होना मतलब कि दे आर पैरेलल वेक्टर्स। चलो, इसका कुछ और एग्जांपल ले। चलो, तीसरा वेक्टर बीच में डालता हूँ नाम लिखे बिना, ये भी पैरेलल वेक्टर है। सो वेक्टर्स which have same direction are called parallel vectors। और पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है? तो उनके बीच का एंगल होता है जीरो। कैसे? तो एंगल हम पढ़ेंगे वेक्टर के बीच का थोड़ी देर बाद में। तो ये उनको बीच में साथ में ला लिया तो हो जाता है। एंगल के लिए हमको टेल से टेल मिलाना होता है। अभी इसको करे बिना ही हम बात कर रहे थे कि भाई हाँ, इनके बीच का एंगल जीरो। हम मान लो कि दो चीज के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं? ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तो इनके बीच में कुछ एंगल होगा, देयर विल बी डेफिनेटली सम एंगल। यहाँ पे कुछ है एंगल? नहीं है, एंगल इज जीरो। ऑलराइट, तो हमें ध्यान में रखना है इन केस ऑफ पैरेलल द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज जीरो। अब बोलो एंटी पैरेलल क्या होगा? तो अब ये वेक्टर कोई है हमारा ए, ठीक है। एंटी पैरेलल मींस उससे उल्टा। तो ये क्या हो गया? दिस इज एंटी पैरेलल, दिस इज वेक्टर बी। तो क्या मतलब बनता है? सो जो दो वेक्टर, those two vectors having opposite direction are called anti parallel vectors। तो वेक्टर एक ही डायरेक्शन इस तरफ है, वेक्टर बी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये दोनों क्या बनते हैं? तो these two vectors are anti parallel vector। देखो, हो चुकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट। अब इस केस में जगह रख रहा हूँ वहां पे, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? आप आराम से बोल दोगे सर यहाँ पे एंगल होगा 180 डिग्री का। तो एंटी पैरेलल के केस में एंगल हमारा दो वेक्टर के बीच का थीटा क्या होगा?
तो वो होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। चलो दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल दो एंटी पैरेलल का। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। ओके, मैं उनकी साइजेस सेम नहीं दिखा रहा हूँ, देयर इज नो रिलेशन विद साइन, सॉरी साइज, मैग्नीट्यूड। सेम हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों भी क्या है, एंटी पैरेलल। ये भी क्या है, एंटी पैरेलल। चलिए, ये और ये एंटी पैरेलल, ये और ये एंटी पैरेलल। सो ऑल दोज वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, और क्या बोल सकते हो, और दोस वेक्टर्स की जिनके बीच का एंगल क्या होता है 180 डिग्री आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल जिनकी डायरेक्शन सेम हो, एंगल 0। एंटी पैरेलल जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, एंगल 180। वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट जो है कोप्लानर कॉनकरेंट वेक्टर्स। तो सिंपल है, अभी फिलहाल समझना इसको। कोप्लानर मींस को और प्लानर, प्लेन मींस एक प्लेन, तो को मींस एक ही में होने वाले। तो मैं एक प्लेन लेता हूँ, चलिए ये मेरा एक प्लेन है। तो अगर मेरे वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं, एक वेक्टर ए ले लो, वेक्टर बी, ये दोनों किस में, एक ही प्लेन में, सो दिस आर व्हाट, कोप्लेनर। तीसरा ले लो वेक्टर सी, किस में है, तीनों एक ही प्लेन में है, दिस आर व्हाट, कोप्लेनर। मैं अभी बोल्ड वेक्टर से लिख देता हूँ इन सबको। सो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, all these three vectors are in the single plane, so they are coplanar. All right, getting my point? Now what about concurrent vector? So the meaning of concurrent vector means that concurrent का मतलब होता है किसी एक पॉइंट में से पास होते हुए। चलिए, तो मेरा ये वेक्टर एक है, ये मेरा दूसरा वेक्टर है फॉर एग्जांपल, ये दोनों एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं। ये मेरा तीसरा वेक्टर है फॉर एग्जांपल, चलो मान लो ये भी एक ही पॉइंट में से पास हो रहा है। So if vectors are passing from a single point, they are called concurrent vector. Now what about कोप्लेनर और कॉनकरेंट के बीच का? सो क्या सारे कोप्लेनर और सारे कॉनकरेंट में कुछ रिलेशन है क्या? चलो, कोप्लेनर मींस एक प्लेन में होना चाहिए, कॉनकरेंट एक पॉइंट में से पास होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें जो यहाँ पे तीन जो दिख रहे हैं वो हमारे कैसे है, वो कोप्लेनर है, प्लेन एक ही है। यहाँ पे जो तीन दिख रहा है उनको नाम दे देते हैं वेक्टर ए, बी फॉर एग्जांपल वेक्टर सी। तीनों एक पॉइंट में से पास हो रहे हैं। सो क्या ये तीनों जो कॉनकरेंट है, एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं, वो क्या कोप्लेनर है? हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है। अगर हमारे पास सपोज मैं इन तीन एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाऊं, चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले तीन एक्सिस को बना लेता हूँ। इस वाले को हम निकाल देते हैं फिलहाल। चलिए, तो हमारी तीन एक्सिस हम बना लेते हैं। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग हमारे ये प्लेन हो चुके हैं। सपोज ये क्या हो गया, तो ये एक्स वाई प्लेन है अपना, नाम देते थे एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब बाकी के प्लेन्स को हम दिखा देते हैं। यही लेंथ ले रहा हूँ, तो उठाऊंगा यहाँ से, ठीक है। ये प्लेन कौन सा हो गया, वाई जेड प्लेन। और वैसे ही हमारा बनेगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ से ये एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो कॉन्करेंट के लिए जरूरी नहीं कि सारे सब प्लेन एक ही हो, अलग अलग प्लेन भी हो सकते हैं। सपोज ये हमारा एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये दूसरे प्लेन में एक वेक्टर है वेक्टर बी, ये तीसरे प्लेन में एक वेक्टर है वेक्टर सी। सो ये तीनों एक पॉइंट में से पास हो रहे हैं, दे आर कॉन्करेंट वेक्टर्स। ऑलराइट, सो कोप्लेनर मींस एक ही प्लेन में होना चाहिए। अभी मेरा यहाँ पे एक वेक्टर है, सो ये दोनों, चलो नाम देता हूँ, वेक्टर ए बोल्ड में लिख रहा हूँ, वेक्टर बी
वेक्टर सी, वेक्टर ए बी एंड सी आर concurrent, तो ये वेक्टर है डी है. So vector A and D are in a single plane, so they are what? They are coplanar. All right, तो एक ही पॉइंट में से पास होते हैं, concurrent, एक ही प्लेन में है, they are coplanar. Okay, next topic is zero vector. जीरो वेक्टर क्या हुआ? तो जीरो वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, तो वो वेक्टर कैसे हुआ? तो जीरो वेक्टर मीन्स कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड जीरो है, तो उसकी डायरेक्शन, तो जीरो जिसका मैग्नीट्यूड है उसको कहीं पे भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं बोलूं कि जो मेरी कार खड़ी थी वो क्या कर रही है, जीरो डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो. तो कौन सी डायरेक्शन में? अरे कहीं से भी डायरेक्शन में करे, जीरो कर रही है मतलब कुछ नहीं कर रही, डिस्प्लेस ही नहीं हो रही. तो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन चाहे वो रैंडम डायरेक्शन ले लो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता. मैं बोलूं कि जीरो जितनी अहमदाबाद साइड जा रही है या जीरो जितनी मुंबई साइड जा रही है, क्या फर्क पड़ता है? कहीं नहीं जा रही. सो जीरो वेक्टर मींस वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन कहीं पे भी ले लो, खत्म. कुछ इसमें ज्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं. कई बार क्या होता है, इक्वल वेक्टर से सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, लिखा कैसे मैंने? बोल्ड में. तो मैं अगर इनका सब्ट्रैक्शन करूं कि भाई ए माइनस बी क्या हो गया, दिस इज जीरो. ऑलराइट, तो क्या हुआ, ये जीरो वेक्टर. ऑलराइट, इसके ऊपर कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, दोनों इक्वल वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो गया, जीरो हो चुका. चलिए ठीक है, तो जीरो वेक्टर क्लियर है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट वेक्टर. दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो जीरो वेक्टर तो समझ में आ चुका, अब ये यूनिट वेक्टर क्या है? तो यूनिट वर्ड हमने कई बार यूज किया हुआ है. किसको बोलता है यूनिट? ये बोलता है 5 मीटर तो ये मीटर यूनिट है, 5 सेंटीमीटर तो वो सेंटीमीटर यूनिट है, 5 किलोग्राम तो उसमें किलोग्राम यूनिट है. यूनिट मीन्स एनीथिंग विच हैज वन वैल्यू. तो यूनिट मीन्स, यूनिट को बोलते हैं वन, यूनिट मीन्स वन, बोलते हैं ना. तो कितनी कितनी चीजें चाहिए भाई? वन यूनिट, आई वांट वन यूनिट मीन्स वन थिंग, वन यूनिट मीन्स अ यूनिट मीन्स एक हमें चाहिए. तो यूनिट वेक्टर मीन्स एनी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? वन. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूँ यूनिट वेक्टर को उसके सिंबल के साथ. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए, उसके ऊपर ऐसे कैरेट, इसको बोलते हैं कैरेट, या तो फिर बोलते हैं कैप. इसको क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं कैरेट या तो फिर कैप. कई बार हैट भी बोलते हैं उसको, क्योंकि सर पे हैट जैसा पहना हो ना, किसी बुक में उसको ऐसे लिखा होता है, किसी में बार भी लिख दिया होगा. ठीक है, जनरली हम उसको कैरेट से दिखाएंगे. सो दिस इज व्हाट सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर. चलिए, हमारे पास दो चीजें आपको पता है, एक इसको बोलते हैं वेक्टर ए, और ये क्या है? ए का मैग्नीट्यूड. तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं, व्हेन वी डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वो क्या बनता है? वो यूनिट वेक्टर बन जाता है. कैसे लिखे? और ऐसे ही लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. मैं खाली लिख के दिखा रहा हूँ अलग अलग मेथड से. चलो और कुछ, हाँ चलो जी, और एक बाकी है, इसको मैं निकाल देता हूँ, हमें पता ही व्हाट इज इट. इट इज इक्वल टू वेक्टर ए. हो गया ये वेक्टर? ओके सर, है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ऐसे लिखो, या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं. इस वेक्टर ए. सो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव यू यूनिट वेक्टर. तो वो काम क्या आता है? तो यूनिट वेक्टर जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है उसमें कोई फर्क पड़ता है? चलो, यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर वन. तो वन को मैं 5 into 1 करूँ, कोई फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होगा, वो वन का फाइव का फाइव ही रहेगा. तो अगर मैंने कहीं पे लिखा हुआ है कि फोर, सपोज एग्जांपल के तौर पे, इक्वल टू 50 न्यूटन, ठीक है, और मैं पीछे लिख देता हूँ कि भाई एन कैरेट, जो एक यूनिट वेक्टर है, तो 50 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स. चलो ठीक है, एन कैरेट क्या करेगा? तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज कर सकता है? एन कैरेट का मैग्नीट्यूड क्या है? वो तो वन है, वो यूनिट वेक्टर है.
तो 50 इंटू 1 करोगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं फर्क पड़ता। तो क्या काम कर रहा है ये एन कैरेट? तो ये एन कैरेट हमें क्या कर रहा है? तो एन कैरेट हमें डायरेक्शन देता है, ठीक है। एन कैरेट क्या करता है? हमें डायरेक्शन देता है। चलिए हम इसको लिखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो यहाँ पे देखते हैं, जो ये वेक्टर है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो वेक्टर तो वेक्टर है, वेक्टर क्या था जो हम लिखे? चलो हमने ऐसा लिखा था 10 न्यूटन ईस्ट, ये लिखा था हमने, को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। उसमें मैग्नीट्यूड कौन था? 10 न्यूटन उसमें मैग्नीट्यूड था। तो ये क्या हो चुका? न्यूटन न्यूटन नहीं कट करना, 10 कट हो चुका, ठीक है। वैसे उसका यूनिट भी कुछ नहीं होता, न्यूटन भी कट हो जाएगा, चलो ठीक, कोई नहीं फर्क पड़ता। सो इट इज व्हाट, ये खाली देता है भाई ईस्ट। इसको जिससे भी के साथ गुण लो, ये 1 इंटू ईस्ट, समझ में आ रहा है? इसको मैं नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल एन कैरेट। सो एन कैरेट क्या दे रहा है? मेरा मूल्य 1 है, मैं मेरा मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 इंटू ईस्ट। तो इसका क्या मतलब हो चुका? ये बोलेगा भाई तू रहने दे, ये है 50 तो न्यूटन मेरा काम था, वो मेरे पास है, मेरा स्केलर क्वांटिटी, मेरा मैग्नीट्यूड है, अब तू दे दे मेरे को ईस्ट। तो 50 न्यूटन कहाँ पे? टुवर्ड्स ईस्ट। सो अब समझ में आ रहा है? तो यूनिट वेक्टर का फंक्शन क्या है? यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन देता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। मैथमेटिकली कैसे ढूंढा जाए? तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, यू विल गेट अ यूनिट वेक्टर। सिर्फ और सिर्फ क्या देगा? वापस बता रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देगा। क्लियर है? ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या है ये हमें समझ में आ चुका। सिंपल सी बात है कि वेक्टर को वापस बता रहा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ ए कैरेट, उसका मतलब होता है वेक्टर ए को मुझे डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड से, सो आई विल गेट अ यूनिट वेक्टर। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है जिनका नाम फिक्स्ड ही है कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो इसको यही काम करना है। अगर ये लिखा है तो उसका मतलब यही होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेक्टर का जो हमने एक पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन देखा, दूसरा जो वेक्टर का प्रेजेंटेशन है, जो कि हम कुछ जैसे लिखते हैं ना भाई 2x इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन के फॉर्म में हम जो लिखते हैं, हम लिखते हैं भाई 2x प्लस वाई, जो अभी हम इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कुछ ना कुछ सजेस्ट करते हैं। तो वैसे ही इक्वेशन के फॉर्म में हम वेक्टर को लिख सकते हैं। तो उस फॉर्म में लिखने के लिए हमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फिलहाल हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है जिनको नाम दे दिया है, तो उसको दिखाने के लिए मैं पहले एक्सिस ड्रॉ करूंगा। तो सपोज ये है मेरी एक्स एक्सिस, उनको नाम लिखता हूँ मैं थोड़ी देर में। ये है मेरी वाई एक्सिस एंड दिस इज माई जेड एक्सिस। चलिए तो नाम लिख देते हैं एक्स, ये है y, ये है z, ठीक है। x की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है, दैट मींस कि जो यूनिट वेक्टर x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसका नाम है आई कैप या फिर आई कैरेट, ठीक है। y एक्सिस मतलब y डायरेक्शन का, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव x एक्सिस को, ठीक है। y डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है वो है j कैरेट, स्मॉल में है सारे, को नाम है j कैरेट या फिर j कैप। वैसे ही पॉजिटिव z को जो रिप्रेजेंट करता है उसका नाम है के कैरेट। तो हमने अभी जो सिंबल्स यूज किए थे ना भाई, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए कैरेट, एन कैरेट, ऐसे कुछ जो सिंबल्स है, उसमें हमारा जो आई कैरेट अगर कहीं पे लिखा हो, तो आई कैरेट किसका सिंबल है? इट इज द सिंबल ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैरेट लिखा है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस का सिंबल है, एंड के कैरेट लिखा है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस का सिंबल है। तो अब मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि चलो मेरा कोई वेक्टर है, वेक्टर ए which is equal to 5ik. What is the meaning of this thing? लग रहा है कुछ इक्वेशन जैसा? हाँ, बहुत ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, आई जे के सबको मिक्स नहीं करने वाले, उसको बाद में करेंगे फिलहाल फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ माय वेक्टर ए, ऑलराइट। तो हम ऐसे जो लिखते हैं हम कि भाई चलो कहाँ लिखे, तो लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कैरेट। तो ये क्या काम करता है? मैग्नीट्यूड का, और ये डायरेक्शन का काम करता है। तो ये जो 5 है ना वो मैग्नीट्यूड है,
एंड आई कैरेट तो क्या कहता है कि वेक्टर ए कहाँ पे है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ वेक्टर ए को? तो देखो मैं कुछ थोड़े मोटा दिखा रहा हूँ इसको। सपोज ये है मेरा वेक्टर ए, ओके, ये है मेरा वेक्टर ए। तो इसको, ये जो लेंथ है ना, उस लेंथ को मैंने कैसे स्केलिंग करी होगी, तो ये 5 दिखा है, ये लेंथ क्या होगी 5, और ये एरो किस तरफ किया मैंने, एक्स की तरफ, मतलब ये मेरा हो गया 5 आई कैरेट, जो कि है एक्स एक्स की डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्स की डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड है 5। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं इसको यही बनाऊं, बट मैंने अभी दिखाया हुआ है, मैं इसको चाहूँ तो मैं कहीं पे भी ऐसे बनाऊं, वो मेरा वही है, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग, हम करेंगे उसको बाद में, बट हम उसको कहीं पे भी बना सकते हैं। बट क्या करेगा वो, शो ऐसे बनाए, इट्स ओके। वो क्या शो कर रहा है, एक्स की डायरेक्शन शो कर रहा है, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन। ये लेंथ क्या शो करती है इतनी, दिस लेंथ शोज कि भाई इसका मैग्नीट्यूड 5 है, एंड उसका नाम क्या दे दिया हमने, उसका नाम हमको पता है, इट हैज, इट्स व्हाट, इट इज वेक्टर ए। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारे ये जो स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, जिनका नाम है आई कैरेट आई कैप, जे कैरेट जे कैप, के कैरेट के कैप, वो कहाँ पे है, कौन कौन को रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कौन सी वाली, पॉजिटिव वाली। चलो, तो फॉर एग्जांपल हम इसको कितना समझे, उसके लिए हम इसको समझते हैं, देखते हैं। तो अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ, आई होप कि आपको याद होगा। चलो नहीं, इसको रखते हैं अभी फिलहाल, इनको निकाल देते हैं। तो मैं कुछ दूसरा वेक्टर लेने वाला हूँ अभी। ठीक है, इसको लिख देते हैं भाई एक्स। चलो, तो जैसे एक्स वाई जेड हमारे पॉजिटिव एक्स वाई जेड के लिए हमने आई कैरेट जे कैरेट के कैरेट यूज किया है, तो वैसे ही नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड के लिए क्या होगा, सो इट इज नेगेटिव आई कैरेट, नेगेटिव जे कैरेट, नेगेटिव के कैरेट। दैट मींस नेगेटिव आई कैरेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन, नेगेटिव जे कैरेट नेगेटिव वाई की, एंड नेगेटिव के कैरेट नेगेटिव के कैरेट करेगा नेगेटिव जेड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ, उससे ध्यान से सुनना। सो अगर मेरा वेक्टर है, लेट्स टेक वेक्टर बी which is equal to -3j कैरेट, कहाँ आएगा? आप बोलोगे सर नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में, तो कैसे बनाऊं? तो क्या सर ऐसे बनाना पड़ेगा उसको, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ उसको। तो इट्स नॉट नेसेसरी आई शुड स्टार्ट इट फ्रॉम द ओरिजिन, इट कैन बी एनी फ्रॉम, स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। तो मैंने ऐसे बनाया, तो ये डायरेक्शन क्या शो करती है, तो नेगेटिव जे की डायरेक्शन शो करती है, मतलब वाई की डायरेक्शन से अपोजिट, मतलब नेगेटिव वाई। हमारे एक्सिस आपको पता होंगे, वो ऐसे होंगे। तो इसको हम, चलो थोड़ी देर के लिए इसको साइड पे ले लेते हैं, इस वाले को फिलहाल। तो हमारी एक्सिस कैसे होंगी, दिस इज नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड एंड नेगेटिव एक्स। ठीक है, सो नेगेटिव जेड, नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स, फाइन। ओके, तो ये है नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में, फाइन, इसको नाम दे दो। चलो, इसको थोड़ा आपको लग रहा होगा सर बड़ा बनना गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमने, मैं इसको डिलीट करता हूँ अभी। अभी हमने जो 5 आई कैप बनाया था, उसके कंपेयर में इट शुड बी, उसकी लेंथ कंपेयर में छोटी होनी चाहिए। तो चलो, ये 3 इसका मैग्नीट्यूड है, इतना सफिशिएंट है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि भाई दिस इज व्हाट, ये है वेक्टर बी, बोल्ड में लिखा, लिख दिया, वेक्टर हो चुका। और अगर उसको दूसरे फॉर्म में लिखना है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि भाई दिस इज वेक्टर बी विथ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसकी इसकी लेंथ कितनी होगी, डेफिनेटली इट हैज मैग्नीट्यूड अप टू व्हाट, 3 यूनिट, जो भी यूनिट हो उसका, जिसकी भी बात हो, फोर्स हो तो न्यूटन होगा, डिस्टेंस होगा तो मीटर होगा, वट एवर डिस्प्लेसमेंट हो तो। ठीक है, तो इसकी लेंथ होगी 3 को शो करती हुई, डायरेक्शन है नेगेटिव वाई की, जो है नेगेटिव जे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए आई जे के कैरेट्स को यूज करके हम काफी स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिख सकते हैं। इक्वेशन के फॉर्म में हम अपने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाद में कुछ चीजें ऐसी भी आने वाली है, फिर सिर्फ अभी समझाने के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसका क्या ब्रॉड यूज है। तो अब हमारे एक्सेसेस को हम निकाल देते हैं, इसकी अभी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो वो क्या होगा वो हम तब पढ़ेंगे,
बट एक बार ऐसा कुछ आएगा कि भाई वेक्टर ए जो है वो ऐसे बना हुआ है, इट इज व्हाट 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस k कैरेट, तो इन सबके कॉम्बिनेशन से हमारा वेक्टर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं वो हमें समझ में आया है, और यूनिट वेक्टर कुछ स्टैंडर्ड आई जे के जो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर है उतना हमें समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक रखते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा।